हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं पूरी दुनिया को समझने के लिए, यानी अर्थशास्त्र के एक ऐसे चैप्टर को लेके, एक ऐसे कंसेप्ट को लेके जिसमें हमें पूरी दुनिया को समझना होगा। जब हमने अर्थशास्त्र शुरू किया था तो हमने ये जाना था कि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा जाता है। हमने ये समझने की कोशिश की थी कि अर्थशास्त्र का ज्ञान बच्चों को क्यों दिया जाता है। जानना जरूरी है कि ये जो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था है, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था या पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था कहें, एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर काम करती है और एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे को कैसे प्रभावित करती है, हम इनके बारे में आज जानने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इससे पिछला जो वीडियो था मैंने उपभोक्ता अधिकार के नाम से डाला हुआ था, आपने शायद देखा भी होगा, शायद वो वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। लेकिन आज जो वीडियो है वो थोड़ा समझना इसको टफ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से, यानी जितना सिंपल हो सके उस वे में आपको समझाया जाए। क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वैश्वीकरण पढ़ने वाले हैं, और वैश्वीकरण पढ़ने से पहले मैं पता है आपको कि मैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उसके कुछ छोटे छोटे जो पहलू होते हैं समझने के लिए वो बहुत जरूरी होते हैं। होता क्या है, हम स्कूल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो टीचर जो बुलेट पॉइंट, जो आपके पॉइंट्स दिए गए हैं बुक में, उनको ज्यादा कवर किया जाता है। ठीक है, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके बुक को साइड रखें। आपके सारी बुक की बात मैं करूंगा आज, लेकिन आप ध्यान रखें, मैं सबसे पहले आज को आपको वैश्वीकरण समझाऊंगा कि वैश्वीकरण आखिर है क्या। इसमें हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन बुक की बातों को सारे को मैं क्लियर करूंगा। आपको पता है कि मैं सबका सब वीडियो दो पार्ट में बनाता हूं। दो पार्ट मतलब क्या है, ऐसा नहीं अलग अलग पार्ट। एक पार्ट में मैं इस जो वैश्वीकरण है इसको तोड़ूंगा, पूरे कंसेप्ट को तोड़ के रख दूंगा ताकि आपको वैश्वीकरण समझ में आ जाए। पहले पार्ट में मैं आपका बेस बनाता हूं, और जब आपका बेस बन जाता है उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको चैप्टर की सारी बातें समझाता हूं जो आपके चैप्टर में रेलिवेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो अगर आपका वैश्वीकरण का बेस अगर कंप्लीट हो गया तो आपके जो चैप्टर्स में जो कंसेप्ट है ना, मैं बहुत जल्द क्लियर कर दूंगा। बहुत जल्द मतलब कि फास्ट में इसको क्लियर करूं तो आपको इजी में समझ में आ जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है, हम लोग वैश्वीकरण, इस पे समझने में फोकस करते हैं और जानते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। आप दिल थाम के रखें, आप पूरा पैसेंस बना के रखें, आपको पूरा का पूरा वीडियो खूब समझ में आएगा। आज मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हिस्ट्री की बातों को भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस वैश्वीकरण के टॉपिक को समझने से पहले इनके अगल बगल की जो चीजें हैं ना, उनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है ये वैश्वीकरण, तो नाम से तो बहुत स्पष्ट है कि छोटा कि हाँ विश्व को एक कर दो, पूरे विश्व को एक कर दो, पूरा विश्व एक जैसा लगे, पूरा विश्व एक गांव की तरह लगे। लेकिन इतना आसान नहीं है समझना, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग क्वालिटी होनी चाहिए आप में पढ़ाई में। वैश्वीकरण को समझने में थोड़ा टाइम देंगे हम लोग। मैं कुछ हिस्ट्री की बात करता हूं, शायद आपको पता हो या ना पता हो, तब भी आप जान लें। देखिए हुआ क्या था, ये वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है हमारे देश में सन 1991 से आई, जब हमारे देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस समय इस प्रक्रिया को लाया गया, यानी कि एक नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के तहत इस मतलब ये जो वैश्वीकरण की नीति है वो लाई गई। इसके साथ साथ और दो नीति इससे पहले आई थी, यानी इसी के साथ आई थी। एक था उदारीकरण, एक था निजीकरण। एक था निजीकरण और दूसरा था आपका उदारीकरण। अब देखिए, मैं आप कहोगे सर कि आप वैश्वीकरण पढ़ाने से पहले ये कौन सी प्रक्रिया पढ़ा रहे हैं। देखिए सन 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लाई गई, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के नाम से लाई गई। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी मतलब नई आर्थिक नीति। ये क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी, इससे बात करते हैं। कुछ हिस्ट्री पे चलते हैं बैक पे, आपको शायद नहीं पता होगा। देखिए 1990 से पहले हमारे पूरे विश्व में 1990 से पहले दो महाशक्तियां काम किया करती थी, यानी पूरे विश्व पे लगभग पूरे विश्व पे दो महाशक्तियों का संगठन था, यानी दो महाशक्तियां राज करती थी। एक थी सोवियत संघ, ठीक है, और दूसरा था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। लेकिन 1990 में आके इन दोनों में से एक महाशक्ति खत्म हो गई। सोवियत संघ जो है, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, वो खत्म हो गई। और उनके खत्म होने के कई कारण थे, हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। वहां पे समाजवाद की नीति थी, तरह तरह की विचारधाराएं थी, वहां पे शायद एकता नहीं हो पा रही थी। इसके कारण सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। और उसके बाद एक महाशक्ति खत्म हो गई, एक महाशक्ति बची, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बची, तो अब पूरे विश्व की नजर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पे थी कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका लंबे समय से एक महाशक्ति बनके ऊपर की ओर आ रहा है, आगे की ओर आ रहा है। अभी भी विश्व में सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्यों और क्या कारण है? तो लोगों को यह पता लगने लगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास कुछ ऐसी नीति तो है जिसके कारण ये हमेशा आगे की ओर बढ़ रही है, इसका विकास तेजी से हो रहा है, पूरे देश पे अपना कब्जा बनाई हुई है, पूरे देश पे हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाई हुई है। तो लोगों को यह एहसास होने लगा। तब जाके 1990 में, चूंकि 1990 में ध्यान दीजिएगा, 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद
केवल बचा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो बाकी जो देश थे उनको ये अनुभव होने लगा था कि शायद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिस नीति पे चल रही है उस नीति को अगर हम भी अपनाएं, हमारे देश भी अपनाएं, तो शायद हमारे देश का भी विकास होना संभव है या फिर हो सकता है। और दिमाग में ये बात भी थी कि सोवियत संघ ने जो बात नहीं अपनाई, इसके कारण उसका विघटन हो गया, तो ये बात भी उसके दिमाग में चल रही थी। लेकिन भारत में 1991 से पहले ये जो आप देख रहे हैं वैश्वीकरण, इस नाम की कोई बात नहीं थी। एक्चुअली था क्या, उस समय भारत सोचती थी कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के सभी उत्पादन के साधनों पर, यानी उत्पादन करने का जो साधन है उस पर सरकारी आदमी का नियंत्रण हो। इससे कारण हुआ क्या, भारत में 1951 से पहले बहुत सारी सरकारी कंपनियां थी और सरकारी कंपनियां बहुत ज्यादा थी और सारा काम सरकारी कंपनियां ही करती थी, देख रेख करती थी, वस्तु का उत्पादन करती थी, सब काम करती थी। और बाहरी कंपनियों को भारत अपने देश में नहीं आने देती थी और अपने देशी कंपनियों को भारत बाहर नहीं जाने देती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि देखिए भारत के मन में दो बातें थी, क्यों बाहरी कंपनियों को भारत अपने अंदर नहीं आने देती थी, यानी बाहरी जो कंपनी थी, जो विदेशों की कंपनी थी, उसको भारत अपने अंदर क्यों नहीं आने देती थी? दो बातें उसके मन में डर बैठी हुई थी भारत के मन में। पहला डर क्या था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने आई थी तो उसने ऐसे ही व्यापार करते करते भारत को गुलाम कर लिया था और लगभग 200 साल उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम किया और कई क्रांतिकारियों के कारण, कई आंदोलन के कारण हमें आजादी मिली। तो दिमाग में यह बात भारत के कहीं ना कहीं तो थी कि कहीं इसी व्यापारियों ने, बाहर के व्यापारी जो हमारे देश में आए व्यापार करने के लिए, तो इन्होंने तो फिर हमें गुलाम कर लिया। तो दिमाग में ये कहीं ना कहीं ये बात थी, अगर फिर किसी कंपनी को आने का इजाजत देंगे तो हो सकता है हम फिर गुलाम हो जाए। एक बात ये थी। दूसरी बात मन में क्या थी कि भारत में जो कंपनियां थी जो उत्पादन कर रही थी उनको वो बचाना चाहती थी, क्योंकि विदेशों से अगर कोई कंपनी आ जाए या विदेशों से कोई सामान हम मंगा लेते तो भारत में बनने वाले सामान की वैल्यू थोड़ी घट जाती या भारत में बनने वाली कंपनियों की वैल्यू घट जाती। क्यों? क्योंकि उस समय सारी की सारी कंपनियां सरकारी थी, तो सरकार को यह बात का डर लग रहा था कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं शायद हमारा उत्पादन बिके ही ना, क्योंकि विदेशी कंपनी आएगी, अच्छा सामान लेके आएगी, क्योंकि वो तो विकसित देश सब है, तो विकसित देश हमेशा विकसित सामान सब बनाएगा और हमारा देश तो विकासशील था, यानी विकास कर ही रहा था। तो उनको डर था भारत को कि कहीं विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ जाएंगी तो हो सकता है कि हमसे अच्छा सामान लेके आए तो हमारी देशी कंपनियां चल नहीं पाएगी। सरकार की जो कंपनियां, सरकार जो उत्पादन कर रही है, चाहे गाड़ी का हो, चाहे किसी भी प्रोडक्ट का हो, कोई भी हो, उसको शायद वो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा या फिर उसका उत्पादन कंपनी इतनी नहीं चल पाएगी। इस बात का भी डर था। तो दो बातें उसके दिमाग में थी। लेकिन 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसको ये, भारत को ये लगा कि अब जो बातें हमारे दिमाग में उसको हटाना चाहिए और हटाने के बाद हमें ऐसा करना चाहिए कि जो भी चीज हम अब दूसरे देश से हमें संबंध जोड़ना चाहिए, दूसरे देश से हमें रिश्ता जोड़ना चाहिए और हमें कंपनियों को आजाद करना चाहिए, हमें कंपनियों को स्वतंत्र करना चाहिए कि आप जाएं और किसी भी देश में, हमारे देश की जो कंपनी है, आप जाएं हमारे किसी भी देश में जाके अपना व्यापार कर लें और दूसरे कंपनियों को भी आमंत्रित करें कि आप आए निधोक होके, बेहिचक होके और हमारे देश में आके आप व्यापार करें। इस बात का जो संकल्प था इनके मन में आया। कब आया? 1991 में, सन 1991 में। और इस पे बिल भी पास हुआ और कहा गया कि हाँ ठीक है, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में, भले ही प्रधानमंत्री के तौर पे वो कुछ नहीं कर पाए। कहावत है दोस्त एक बात कि जब किसी के हाथ में तलवार शोभा देती है तो उसके हाथ में कलम नहीं देना चाहिए, और जब किसी के हाथ में कलम शोभा देती है तो उसके हाथ में तलवार नहीं देना चाहिए। हमारे देश की राजनीति की एक सबसे बड़ी यही बुराई है कि मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंसर, आज इकोनॉमिक्स की, यानी आज जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बची हुई है उसमें मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा है। और ये न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो आप देख रहे हैं, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, जो भी आप आज पढ़ने वाले हैं, ये सब मनमोहन सिंह की देन है, ठीक है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, उस मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया वोट के चक्कर में, और बेचारा मतलब उनकी बेइज्जती तो हुई, मनमोहन सिंह की बेइज्जती तो हुई, क्योंकि वो राजनेता के लायक नहीं थे। वो जो पढ़े लिखे इंसान थे, अपनी बुद्धि, अपने कलम का प्रयोग करके वो आगे देश को विकास करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इतना बात याद रखें कि मनमोहन सिंह का तो यूज किया गया, लेकिन मनमोहन सिंह एक वेल एजुकेटेड पर्सन थे जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो उनको कभी नहीं भूल सकते हम, ठीक है। तो ये जो विचारधारा थी 1991 में, यानी कि सन 1991 में भारतीयों को लगा कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए, अब कंपनियों को आजाद करना चाहिए कि जाओ आप भी किसी दूसरे देश में सामान बनाओ, बेचो और दूसरे देश की कंपनियों को भी हमारे देश में आने दो। तो इसके लिए निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसमें वैश्वीकरण सबसे उच्च है। अब इस बात को धीरे धीरे समझते, ये बात तो भी सरकार के दिमाग में आई कि हमें यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अब इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए समस्या क्या आ रही थी, ध्यान दीजिएगा। तो समस्या यह आ रही थी कि देखो होता क्या है, एक आयात इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आप जानते होंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट।
दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में ना आए, तो सरकार ने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स को बढ़ा दिया था। चाहे और क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी दूसरे देश की कंपनी अगर हमारे देश में आना चाहती है, आयात करना चाहती है, तो उसने उस टैक्स को बढ़ा दिया था। बढ़ा क्यों दिया था? कि अगर कोई कंपनी हमारे देश में आएगी तो आपको आयात कर ज्यादा देना होगा, और आयात कर ज्यादा देना होगा इसका मतलब है कि जो कंपनियां सब आती थी वो बोलती थी हम भारत में धंधा नहीं करेंगे, भारत में व्यापार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए बहुत सारा कर देना पड़ता था, जिसके कारण उसके वस्तु के दाम बढ़ जाते थे। तो भारत में आके वस्तु के दाम बिकते नहीं थे, वस्तु का दाम ज्यादा हो जाता था तो बिकता नहीं था, तो विदेशी कंपनियां आती ही नहीं थी। तो अब सरकार ने सोचा कि विदेशी कंपनियों को लाना है, विदेशी कंपनियों को लाना है और अपनी कंपनियों को बाहर भेजना है, क्योंकि दिमाग में ये बात तो आ गई थी 1991 में। तो सरकार ने एक नीति अपनाई कि उदारीकरण की नीति अपनाई। पहली, मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं, अभी इस पे चर्चा करेंगे। उदारीकरण की नीति है भाई। उदारीकरण में क्या कहा सरकार ने कि टैक्स जो लगा हुआ है, हम जो टैक्स लगाते हैं किसी कंपनी को आने, आयात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स जो लगाते हैं, यानी किसी वस्तु को आयात और निर्यात करने में, यानी एक देश से वस्तु लाने में या अपने देश से दूसरे देश वस्तु भेजने में जो कर लगाते हैं वो बहुत ज्यादा है। इसी के कारण तो दूसरी देश की कंपनी हमारे देश नहीं आती सामान बेचने के लिए। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप चाइना कोई एक मोबाइल बना रही है 500 में, और आने के बाद इसको मतलब जो आने का जो आयात टैक्स है वो सरकार बहुत ज्यादा ले लेती है, 1000 रुपया टैक्स ले रही है। तो अब ये चाइना का सामान जो है वो लगभग उसको 1500 में बेचना होगा भारत में आगे, तभी उसको फायदा है, क्योंकि 500 रुपए इसका लागत कॉस्ट है और 1000 रुपया इसको टैक्स लगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये 1990 की पहले की बात है, 1991 से पहले ऐसा होता था। तो कोई भी विदेशी कंपनियां भारत नहीं आती थी, इससे कारण विदेशों से भारत का लिंक नहीं जुड़ पा रहा था। उस समय वैश्वीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं थी, भारत बस अपने भर में सीमित था। भारत की जो कंपनियां थी, भारत की जो उत्पादन थे, वो भारत भर में ही अपना सामान बेचते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि फिर हम गुलाम ना हो जाए, या फिर ये डर था कि हमारे देश की कंपनियों का सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो विदेशी भारत, दूसरे देश की कंपनियां भारत नहीं आती थी, क्योंकि कर बहुत ज्यादा उनको लगता था। ठीक है, तो सरकार को यह पता लग गया कि अब इस चीज को हटाना है। तो सरकार ने क्या किया, एक नीति अपनाई, जिसमें इसने, जिस नीति का नाम रहा उदारीकरण। उदारीकरण मतलब कि उदारता दिखाया। ठीक है, उदारता का मतलब क्या होता है? जब कठोर से आप नॉर्मल होते हो उसे उदार कहते हैं। उदार का सिंपल मतलब समझ लीजिए कि जब आप मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं, कहने का मतलब जो आप बहुत कठोर है, और कठोर होने के बाद आपको लगता है कि नहीं, आप कठोर बनना अच्छा नहीं है, तो आप क्या होते हैं, कठोर से कोमल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। उसे कहते हैं उदारता, कि चलिए कोई बात नहीं, हम उदार हो गए, आप आइए, हम अब इतने कठोर नहीं रहे। तो ठीक है, तो हार्ड से सॉफ्ट बनना है उदारीकरण कहलाता है। सरकार पहले हार्ड थी टैक्स के खिलाफ, तो लेकिन अगर टैक्स अगर कम नहीं करती सरकार, लाइसेंस फी कम नहीं करती, कई प्रकार की टैक्स लगाया करती थी, तो इसके कारण बाहर की विदेशी कंपनियां आती नहीं थी हमारे देश में। ठीक है, तो अब क्या सरकार ने किया कि जो किया 1991 में, कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब हम टैक्स को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यानी जहां पे ये 1000 रुपया टैक्स लगा रही थी, अब चलो ठीक है, हम मामूली टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अब ये खुल के ये कंपनियां भारत आने लगी व्यापार करने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, सब देशवासियों के सब उत्पादकता की नजर भारत पे थी, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या के स्थान में भारत दूसरे नंबर पे आता है। तो आपको पता होगा कि सब देशी कंपनियां चाहती है कि सामान हम वहां बेचें जहां पे जनसंख्या ज्यादा हो, ज्यादा बिकेगी। तो हुआ क्या, फिर अब धड़ाधड़ सारे देश की कंपनियां भारत में आना शुरू कर गई। ध्यान दीजिएगा, शुरू कर गई। तो इसको कहा गया उदारीकरण। यानी उदारीकरण मतलब सरकार के द्वारा लगाए गए उत्पादकता पर, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पे, यानी आयात और निर्यात करने पर जो कर लगाया जाता था, उस पर सरकार ने छूट दे दी, ढील दे दी, ताकि दूसरे देश की कंपनियां भारत में आ सके, और वो आने लगी, धीरे धीरे आने लगी। अभी तक वैश्वीकरण का जन्म नहीं हुआ है। अभी मैं आपको उदारीकरण समझा रहा हूं, उदारीकरण समझिए। तो उदारीकरण में क्या किया सरकार ने, सॉफ्ट से सरकार क्या हुई, नॉर्मल हुई, कि सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, हम टैक्स की वजह से कंपनियां नहीं आ रही है ना, हम, और टैक्स सरकार ने जानबूझ के बढ़ाया था कि ताकि बाहरी कंपनियां भारत ना आए, इसलिए जानबूझ के बढ़ाया था। तो सरकार ने उसका क्या कम किया, यानी अपना दिल उदार किया मतलब कि चलो कोई बात नहीं, हम कठोर थे, अब सॉफ्ट हो गए। तो इस नीति को कहा गया उदारीकरण। इट मींस उदारीकरण का मतलब होता है कि जब ज्यादा टैक्स लगाया करती थी, टैक्स, लाइसेंस फी, उसके बाद आयात निर्यात कर, जो भी, जिसकी वजह से वस्तु को एक देश से दूसरे देश भेजने में बहुत कष्ट होता था, सरकार ने उस पर क्या लगा दी, छूट कर दी, उस पर मतलब उसको कम कर दिया, या बहुत कम मात्रा में कर दिया, या फिर अनाप शनाप जो टैक्स थे उसको बंद कर दिए। ठीक है, तो उसे कहा गया उदारीकरण कहा गया। तो इससे कारण क्या हुआ, विदेशी कंपनियां सब धड़ाधड़ भारत में आने लगी, क्योंकि अब उनको टैक्स लगता नहीं था, तो अब लगता भी था, नॉर्मल लगता था, जिसके वस्तु का दाम बढ़ता नहीं था, तो वो आने लगी, और भारत में सामान धीरे धीरे उनका प्रवेश होना भारत में चालू हो गया। यानी वैश्वीकरण का स्टार्टिंग अब होने लगा है।
तो उदारीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब ये निजीकरण क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि उदारीकरण और निजीकरण के कारण ही वैश्वीकरण का जन्म हुआ है, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, वैश्वीकरण की पहचान बनी है। तो आई होप आपको उदारीकरण समझ में आ गया होगा। मैं उदारीकरण को समझाने के बाद अब आप चलता हूं निजीकरण को समझाने के लिए, बताता हूं कि निजीकरण क्या है। देखिए, जब हमने उदारता दिखाई तो विदेशी कंपनियां धड़ाधड़ भारत में आने लगी, धड़ाधड़ आने लगी और आने लगी। तब हमको लगा, भारत को लगा कि नहीं यार, एक तरीका, एक नीति तो और बनानी चाहिए। हमने गलती कर दी, भारत को लगा क्या, लोगों ने कहा क्या, कौन सी नीति? उसने कहा यार एक निजीकरण की नीति बनानी चाहिए। क्यों? बोला कि हमारे देश में सारी सरकारी कंपनियां हैं और सरकारी कंपनियों में कभी आज तक काम हुआ है? नहीं हुआ है, कभी कोई काम नहीं हुआ है। एक तो सरकारी कंपनियों में 100 के 100 अगर लेबर भी लगाया तो वो मतलब लेबर आएंगे, काम शुरू होना होगा 10 बजे, आएंगे वो 12 बजे। और अगर एक साल, एक महीना में अगर मान लीजिए कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक कार बनाने वाली कंपनी है जो सरकारी है, तो इसमें जितने भी लेबर हो, लेबर लगा दो। वो अगर एक महीना में उनका टारगेट है 20 कार बनाने का, तो वो बनाएंगी 15 कारें या 10 कारें बनाएंगी। लेकिन पैसा बढ़ाने पे वो 2-2 मिनट पे हड़ताल करेंगे, मुझे पैसा चाहिए। अगर उनसे पूछेगा भाई साहब तू क्यों नहीं आया, आज लेट क्यों हो गया, जाएगा कहीं टीवी देखते रहे घर पे, बोलेगा यार सरकारी है, मेडिकल लगा देते हैं, मेरा तबीयत खराब था, बुखार था, मुझे किसी डॉक्टर से सर्टिफिकेट मंगा के लगा देते हैं। सरकारी संस्था कभी नहीं चलने वाली, क्योंकि उनको पता है कि सरकार अपनी गुलाम है, वोट की गुलाम है, वोट पे तो सरकार को नाचना पड़ेगा। तो सरकार कभी भी अपने कर्मचारियों के साथ मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसके कारण होता क्या है, देश का उत्पादन कम हो रहा था। और उदारीकरण की नीति के कारण क्या हो रहा था, विदेशी कंपनियां भारत आने लगी थी और भारत में जो भी कंपनियां थी वो सारी की सारी सरकारी थी। ना वो अच्छा सामान बना रही थी और ना अधिक मात्रा में सामान बना रही थी। इसके कारण हो क्या रहा था, विदेशी कंपनी वाले थे वो अधिक मात्रा में सामान को बेचना शुरू कर दिए थे और विदेशी कंपनियों का दबदबा अब धीरे धीरे चलने लगा था भारत में। और जो सरकारी कंपनियां थी उनसे संभलने वाला नहीं था। तो सरकार को लगा कि सरकारी संस्था को अब निजी हाथ में दो, तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था बचेगी। नहीं तो ऐसा होगा कि विदेशी सारी कंपनियां आएंगी, हमारे देश के सामान जाएगी, लेकिन हम ना अपने देश में सामान बेच पाएंगे ना दूसरे देश में सामान बेच पाएंगे। अरे हम वैश्वीकरण, जब हमने उदारता दिखाई तो इसका मतलब जब दूसरे देश की कंपनी हमारे देश आ रही है तो हमारी देश की कंपनी को भी दूसरे देश जाना चाहिए सामान बेचने के लिए, या कम से कम अपने देश में तो बेचना चाहिए। तो ये प्रक्रिया सरकारी के कर्मचारियों के बस की बात, क्योंकि जितनी भी कंपनियां सरकारी थी, तो वहां पे एक और प्रक्रिया अपनाई गई, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। यानी कहने का मतलब है जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उसको या तो निजी व्यक्ति के हाथ में दे दो, तुमसे नहीं चलने वाला तो निजी व्यक्ति के हाथ में दे दो, या फिर निजी व्यक्ति को भी यह अधिकार दो कि वो भी उत्पादन कर सकता है। क्योंकि 1991 से पहले देश में निजी व्यक्ति को अधिकार, तो उत्पादन करने का अधिकार नहीं था। जो भी उत्पादन करने का अधिकार था वो सरकार के पास था। लेकिन जब उदारीकरण की नीति आई तो सरकार को यह लगा कि सरकारी जितने भी कंपनियां हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला, वो तो भ्रष्टाचार फैला रही हैं, वस्तु का दाम बढ़ा रही हैं और दूसरे देश की कंपनियां आके हमारे देश में सामान बेच के चल जाएंगी कम दाम में, हमें पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए सरकार ने सोचा कि एक निजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको अपनाई जाए। यानी निजी व्यक्ति को कहा जाए कि आप आइए अर्थव्यवस्था में और आप भी उद्योग लगाइए, आप भी खोलिए, व्यापार कीजिए। और सरकारी जो संस्थाएं थी उनको भी धीरे धीरे निजी व्यक्तियों के हाथ में दिया जाने लगा, ताकि आने वाले समय में हमारा भारत भी एक अच्छा उत्पादकता देश बने, वो भी एक दूसरे देश में जाके सामान अपना बेचे। क्यों? बता क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर मेरा एक प्राइवेट ट्यूशन है, मान लीजिए मैं कोचिंग चलाता हूं, एक मेरे घर के बगल में एक सरकारी स्कूल है मान लीजिए, या फिर सुनिए मेरा एक प्राइवेट स्कूल है, तो इस स्कूल वाले को मेरे से कोई कंपटीशन नहीं होगी। क्यों नहीं कंपटीशन होगी? मैं प्राइवेट हूं और ये गवर्नमेंट है, क्यों नहीं कंपटीशन होगी? क्योंकि इसको सरकार की तरफ से वेतन मिल रहा है, होता है, बच्चे आए चाहे ना आए, बच्चे की पढ़ाई हो चाहे ना, तो कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर मेरे बगल में एक और प्राइवेट स्कूल खुल जाए तो मेरी इन दोनों में कंपटीशन हो जाए। क्यों हो जाए कंपटीशन? क्योंकि दोनों को विकास करना है। अगर मैं इससे नीचे जाऊंगा तो हो सकता है मेरा स्कूल डाउन हो जाए, मेरे यहाँ जो कर्मचारी है मुझे लाभ ना मिले, ये ना मिले, वो ना मिले, सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाए, तो हम दोनों में कंपटीशन होगी। इसीलिए, और जब कंपटीशन होगी तो बच्चों का विकास भी होगा। हम अनाप शनाप फीस नहीं ले सकते, बुक पे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, उसके बाद डिसिप्लिन हमको मेंटेन करना होगा, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में अगर पीछे हुए तो हमारा स्कूल गिर जाएगा। तो दो प्राइवेट सेक्टर में हमेशा कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन को अब चूंकि विदेशी कंपनियां आने लगी थी तो उनको कंपटीशन सरकारी तो नहीं दे सकती, सरकारी के बस की बात ही नहीं है।
तो उनको लगा कि निजी व्यक्तियों के हाथ में भी भारत में उत्पादन दिया जाए, निजी व्यक्ति भी उत्पादन करें ताकि ये प्राइवेट वाले उस प्राइवेट से कंपटीशन करें और इनसे आगे हैं। लेकिन अभी तक वर्तमान में भारत में कोई ऐसी कंपनियां इतनी आगे नहीं हुई हैं, एक दो को छोड़ के, जो विदेशी कंपनियों से कंपटीशन कर सके। अभी देखिए हमारे जमाने में हमारे देश में लगभग विदेशी कंपनियों का राज है, दबदबा है। जहां से इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर आप कपड़े तक जाएं, लगभग आपको विदेशी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो कम दाम में आपको सामान बेच के चली जाती हैं। पता नहीं हमारे देश का, क्योंकि हमारे देश में जो वस्तु बनती है उसकी लागत पता नहीं क्यों ज्यादा पड़ जाती है, ये ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो लागत बढ़ जाने के कारण हमारा सामान बिकता नहीं है, क्योंकि आप जब दुकान में जाते हो तो आप दुकान में ये थोड़ी देखते हो किस कंपनी का सामान है, आप ये देखते हो कि भाई साहब किसकी लागत कम है और गुण किसका ज्यादा है, और उस कंपनी का सामान आप उठा लेते हो। उसमें विदेशी कंपनियां सबसे आगे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको निजीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि विदेशी कंपनियां जो आने लगी थी उसको कंपटीशन देने के लिए कि आपको जो उत्पादन का जो क्षेत्र था वो निजी व्यक्ति के हाथ में देना पड़ा कि चलिए भाई निजी व्यक्ति आप भी आइए और उत्पादन कीजिए। और जो भी छोटे मोटे सरकारी कंपनियां थी बच गई, वो धीरे धीरे निजी व्यक्तियों के हाथ में जाने लगी। अभी हाल फिलहाल में रेलवे भी लगभग अब जाने वाला है, पोस्ट ऑफिस भी कभी चला जाएगा। जो भी सरकारी संस्थाएं धीरे धीरे, PWD भी चला गया, खत्म हो गया, गवर्नमेंट का प्राइवेट आदमी के हाथ में चला गया। तो जो भी सरकारी संस्थाएं थी उनको गवर्नमेंट के हाथ में दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब हम कंपटीशन करें, और कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर कर सकती है, सरकारी सेक्टर कभी नहीं कर सकती। तो 1991 के बाद दो प्रक्रिया अपनाई गई, उदारीकरण और निजीकरण। अभी वैश्वीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, अब वैश्वीकरण पे आ रहे हैं। तो आई होप आपको उदारीकरण निजीकरण समझ में आ गया होगा कि देश की अर्थव्यवस्था, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था जोड़ने के लिए, यानी कि एक देश कंपनियों को आजाद करने के लिए जो टैक्स वैक्स जो लगते थे ना, जिसकी वजह से दूसरी कंपनियां हमारे देश में व्यापार करने नहीं आती थी, उन टैक्सों को कम करना, उन टैक्सों को खत्म करके सरकार ने एक नीति अपनाई, उदारीकरण, ताकि कोई भी कंपनी एक देश दूसरे देश जा सकती है और आ सकती है। टैक्स को कम किया, लाइसेंस फी को कम किया, जो भी टैक्स व्यापार करने में लगा करते थे। और निजीकरण बता दिए, उदारीकरण के बाद निजीकरण करना बहुत जरूरी था, नहीं तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत पीछे हो जाती। इसमें क्या किया गया? उत्पादन का पहले अधिकार केवल सरकार को था, अब निजी व्यक्ति को भी दिया गया, क्योंकि हमको फाइट करना था, हमको मतलब लड़ना था दूसरी देशी कंपनियों से। दूसरी देशी कंपनियों से कम दाम में हमको सामान बनाना था, वो बेच रही तो हमको भी बेचना था। इसलिए हमने उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार दे दिया, कहा कि निजी व्यक्ति आप भी आके आपको कर सकते हैं। देखिए अब टाटा, बिरलास, उसके बाद कहने का मतलब है रिलायंस कंपनी, बहुत सारी कंपनियां अब आ गई हैं 1991 के बाद, जिन्होंने खूब व्यापार को प्रोत्साहित किया, बहु व्यापार बढ़ी हैं। तो अब ये बढ़ी हैं या तो फिर उन्होंने किसी सरकारी संस्था को खरीद ली है, ठीक है। आई होप आपको उदारीकरण और निजीकरण समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा मूल मंत्र है वैश्वीकरण, उस पर चलते हैं। देखिए होता क्या है, अब आप एक बात जान लीजिए, 1991 से पहले आपने अपने भारत में, जब आपका शायद जन्म हुआ ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन सन 1993 में मेरा जन्म हो चुका था। तो वहां पे जाके मैंने उस समय मुझे पता है कि उस समय मुझे राजदूत गाड़ियां या अम्बासेडर गाड़ी या ऐसी जो भारत की जो कंपनी है, जो सरकारी कंपनियां थी, वो जो गाड़ी वाड़ी बनाती थी वही मिलता था। लेकिन आज के वर्तमान युग में देखें, आपको भारत की जो भी कंपनी वाली गाड़ी थी वो सब खत्म है। सारी विदेशी कंपनियां अपना जब दबदबा, रेनॉल्ट, उसके बाद जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रैंग रोवर्स, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी विदेशी कंपनियां हैं, वो अपना भारत पे दबदबा बना रही है। और हर एक गांव में, मेरा एक छोटा सा गांव है, उन गांवों में भी विदेशी कंपनियों की गाड़ी दौड़ने लगी है। लेकिन हम कभी विदेश नहीं गए सामान लाने के लिए। ऐसा नहीं कि हम अमेरिका की कंपनी से अमेरिका गए सामान खरीदने के लिए। अभी जो मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूं वो चाइना का मोबाइल है, मैं चाइना नहीं गया खरीदने के लिए, मैंने अपने गाँव के बगल में ही मोबाइल खरीदा। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? जो जिस मैक से मैं बात कर रहा हूं, जिस मैक से मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो मैक भी जो है मेड इन कोरिया है। कोरिया मैं नहीं गया खरीदने के लिए। ये जो वॉच में, जिस वॉच से मेरे जो हाथ में मेरे वॉच है, ये वॉच भी मेड इन चाइना है, लेकिन मेड इन चाइना में चाइना नहीं गया इसको खरीदने के लिए। जो मैंने कपड़ा पहन रखा है वो मेड इन इंग्लैंड है, मैं इंग्लैंड नहीं गया इसको खरीदने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया अपनाने के बाद एक नई प्रक्रिया ने जन्म लिया। यानी इस दोनों की नीति को लाने के बाद भारत में एक नई नीति ने जन्म लिया, जिसे नाम दिया हमने वैश्वीकरण। अगर हम कहें उदारीकरण के कारण टैक्स में छूट मिली, विदेशी कंपनियां बाहर आने लगी, अंदर आने लगी, जाने लगी, आप एक देशी कंपनी दूसरे देश में आने जाने लगी, तब हमने निजीकरण को अपनाया और अपने देश को भी तैयार किया। कहा कि तुम भी अब उत्पादन निजी आबाद भी तुम भी करो, तुम भी जाओ दूसरे देश में सामान बेचने के लिए, क्योंकि सरकार के बस की बात नहीं थी। तो ये दो प्रक्रिया जो आई, तो इसके कारण क्या होने लगा, अब हमारे देश की कंपनियां दूसरे देश में जाने लगी, दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में आने लगी, और इन दोनों के परिणाम स्वरूप एक नया नाम जन्मा, पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को हम भूमंडलीयकरण के नाम से भी जानते हैं। अब वैश्वीकरण की मैं परिभाषा आपको बता दूं मैं अपने शब्दों में, जब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ आप जोड़ते हैं,
कंसल्ट करते हैं तो उसे कहते हैं हम वैश्वीकरण। आई होप इन दोनों की परिभाषाओं में वैश्वीकरण की परिभाषा छुपी हुई है। और आपको लग रहा हो कि जब कंपनियों को आजाद कर दिया गया, आप जाइए व्यापार की उदारीकरण में टैक्स कम कर दिया गया, कंपनियों को उत्पादन के साथ निजी व्यक्तियों के हाथ में दे दिया गया, तो अब तो कंपनियां आजाद हो गई, छूट हो गई, जाओ किसी भी देश में जाकर व्यापार करो, किसी भी देश में जाकर सामान बेचो, निवेश करो, जो करना है करो, आप खुले आजाद हैं और आपके पीछे कोई नहीं है, आप स्वतंत्र होकर अपना व्यापार कर सकते हैं। तो इसे कहा गया वैश्वीकरण। और आज जो हमारे देश में आज हमें दूसरे देश का सामान लेने के लिए अब दूसरे देश जाना नहीं पड़ता, बल्कि हमारे अपने देश में ही मिल जाता है। जो भी टॉप के ब्रांड सब है, जो उस देश में नामी ब्रांड सब हैं, वो हमें अपने देश में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने हमें इतनी सुविधा दी है, हमें ये मतलब कहने का मतलब ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि किसी भी देश का सामान हम अपने गांव में ले सकते हैं, अपने अगल बगल में ले सकते हैं, एक छोटे से गांव या छोटे से कस्बे में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण की जो अवधारणा है, ये इन दोनों अवधारणाओं के कारण ही आ पाई है। अगर ये दोनों, अगर सोचिए सरकार टैक्स पे कमी नहीं करती तो कभी क्या विदेशी कंपनी आती भारत? नहीं आती। और नहीं आती, जब विदेशी कंपनी भारत नहीं आती तो सरकार क्या निजीकरण करती, यानी कि लोगों कहती प्राइवेट लोगों को जाओ तुम भी व्यापार करो, तुम भी अब कंपटीशन करो क्योंकि विदेशी कंपनी आने लगी है? नहीं होती। तो जब ये दोनों नहीं होता तो क्या वैश्वीकरण होता? नहीं होता। तो इसीलिए कभी कभी कहा या हमेशा कहा जाता है कि वैश्वीकरण की अवधारणा को इन दोनों की अवधारणाओं ने जन्म दिया है। इन दोनों के कारण, इन दोनों की नीतियों के कारण वैश्वीकरण की नीति आई है। और आपको भी समझ में आ गया होगा कि अब आपके अगल बगल में जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो लगभग 99% चीजें जो होंगी वो मेड इन फॉरेन होंगी, यानी बाहर में कहीं ना कहीं बनी होगी और आपको आपके हाथ में आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये वैश्वीकरण का एक कमाल है, वैश्वीकरण का एक जादू है, जिसे हम ये जो जादू है इसे हम वैश्वीकरण का नाम देते हैं। देखिए वैश्वीकरण का नाम ऐसे क्यों पड़ा? क्योंकि अब पूरा जो विश्व है वो हमें एक लगने लगा है। हमें एक ऐसा लगने लगा है कि अब सारा विश्व एक हो गया है। अब जो विदेशी कंपनियां हैं वो हर तरह से भारत में घुस गई हैं, तो हमें लगने लगा है कि अब हम अमेरिका, जापान, चाइना, कोरिया, जो भी देश का सामान है वो हमें एक जगह मिल जाता है। तो मिल जाता तो पूरा विश्व जो एक गांव की तरह लगने लगा है, पूरा विश्व। इसीलिए इसका नाम दिया गया वैश्वीकरण। पूरा विश्व एक हो, वैश्वीकरण मतलब पूरा विश्व को एक करना, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं, यानी भूमंडलीकरण मतलब कि सारे देश की जो सभी देश की जो भूमि है उसको जोड़ देना। और जोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप ला के जोड़ दें, जोड़ने का मतलब है कि जो सामान आपको वहां मिल रही है वो यहां भी मिल रही है। इसका मतलब दोनों देश की भूमि एक है, जो फैसिलिटी आपको वहां मिल रही है वो यहां भी मिल रही है। तो ये बातें हो गई वैश्वीकरण की। तो आई होप आपको ये वैश्वीकरण समझ में आ गया होगा। मैंने इन दोनों पे टाइम दिया और उसके बाद आपको वैश्वीकरण की अवधारणा समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अब जो आपके बुक में है उसकी ओर चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखने की हम कोशिश करते हैं कि आपके बुक में कौन से पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट तो मैंने अपने मन समझाया कि वैश्वीकरण आया क्यों। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखने की कोशिश करते हैं कि आपके बुक में कौन कौन से पॉइंट हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे बुक में क्या पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना वो आपके बुक के हैं, लेकिन अब ये जो भी पॉइंट्स है आपको इजीली में क्लियरली आपको समझ में आएंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आपको समझा दिया कि क्यों 1991 में विघटन हुआ सोवियत संघ का, इससे डर गए हम और डरने के बाद हमने सोचा कि चलो नई आर्थिक नीति अपनानी चाहिए और 1991 में हमने आर्थिक नीति अपनाई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और हमने देखा कि उदारीकरण के कारण हमें निजीकरण को अपनाना पड़ा और निजीकरण उदारीकरण दोनों आने के कारण हमें वैश्वीकरण अपने आप आ गया, उसमें लाने की जरूरत नहीं थी। दूसरी देशी कंपनियां हमारे देश में आने लगी, हम दूसरे देश में जाने लगे और उसके बाद निजी व्यक्तियों ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया, निजी व्यक्ति भी उत्पादन करने लगे। तो इन सब के कारण जो रूप बना, जो ये माहौल जो पैदा हुआ, इसे हमने नाम दिया वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब मैंने बता दिया कि पूरा विश्व आपको एक गांव की तरह लगे, पूरा विश्व मिल के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था मिल जाए। सिंपल सी बात है, आप गए सामान बेचने के लिए और आप दूसरी देश की कंपनी आपके देश सामान आई बेचने के लिए, तो दोनों देश की अर्थव्यवस्था मिल तो गई, दोनों देश की अर्थव्यवस्था मिल गई। कैसे नहीं मिली? क्योंकि आप जो गए सामान बेचने के लिए, आप जो सामान बेचोगे तो उस देश को भी कुछ ना कुछ लाभ होगा, और उस देश की कंपनी आपके देश आएगी सामान बेचने के लिए तो आपके देश की, उस देश की कंपनी की वजह से आपको भी कुछ ना कुछ लाभ होगा, यानी आपके देश को भी लाभ होगा। तो दोनों देश की अर्थव्यवस्था मिल गई और ऐसा करना जरूरी था। अब आइए हम अपने बुक की ओर चलते हैं और बुक में कौन से पॉइंट्स हैं इनको देखने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट था आपके बुक में कि आप जाने कि वैश्वीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है। ये तीनों पे हमने डिस्कस कर लिया है अपने सेपरेट पिछले पार्ट में, पहले स्लाइड में, और आपने वहां देख लिया कि वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण क्या होता है। ये तीनों की तीनों प्रक्रिया सन 1991 में अपनाई गई थी नई आर्थिक नीति के तहत। ठीक है, तो ये जो पहले उदारीकरण, उसके बाद उदारीकरण के बाद आवश्यकता पड़ी निजीकरण की, और निजीकरण के बाद अपने आप बन गया क्या? वैश्वीकरण। पूरा विश्व एक जैसा लगने लगा, सब आने जाने लगे, फ्री हो गए ना। अब कोई भी कंपनी हमारे देश आती है, हम जाते हैं दूसरे देश, तो ये वैश्वीकरण कहलाने लगा कि सारे देश की अर्थव्यवस्था हमें एक जगह मिलने लगी, पूरा विश्व एक गांव की तरह लगने लगा।
तो आई होप समझ। अब आती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? कंपनी का मतलब निगम, निगम। कंपनियां क्या होती है? देखिए कंपनी क्या होती है, जो कंपनी क्या होती है, जो किसी भी वस्तु को उत्पादकता से खरीद के अपना मोहर मार के उसे सामान में बेचती है, उसे कंपनी कहते हैं। जो बड़े बड़े उत्पादकता होते हैं वो क्या करती हैं, उनसे वो कंपनियां सामान खरीदती हैं और अपना ब्रांड लगा के उन्हें बाजार में बेचती हैं। यानी बाजार तक, किसी भी मार्केट तक सामान को पहुंचाना, तो ये हम आप नहीं पहुंचा सकते, ये कंपनियां पहुंचाती हैं। तो यानी कि जो व्यापार करती हैं, जो वस्तु को खरीदती है और बेचती हैं, वो कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, आपने कई कंपनियों के नाम आपको पता होंगे, आई होप। लेकिन बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या है? बहु मतलब एक से अधिक राष्ट्र में। जब वैश्वीकरण नहीं था तो केवल राष्ट्रीय कंपनी थी। राष्ट्रीय कंपनी मतलब क्या? वो केवल भारत भर में ही घूमती थी। मान ली भारत की सीमा इसी भर में घूमती थी, क्योंकि ना इसको बाहर जाने की अनुमति थी और इतना ज्यादा टैक्स था, तो ना बाहरी कंपनियां हमारे देश में आती थी। ठीक है, तो ये बातें भारत के अंदर ही घूमती थी, और जब घूमती थी तो इसका मतलब तब ये बहुराष्ट्रीय कंपनी, तब ये राष्ट्रीय कंपनी कहलाती थी। लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया आई, जैसे ही निजीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण की आई प्रक्रिया, तो सारी देशी कंपनियां एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यापार करने लगी, तो वो बन गई राष्ट्रीय कंपनी से बहुराष्ट्रीय कंपनी। यानी वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में जाके अपना व्यापार करे, एक से अधिक देशों में जाके अपना निवेश करे, एक से अधिक देशों में जाके सामान को बेचे या खरीदे या फिर व्यापार उत्पादन करे, तो उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो एक से अधिक देशों में करे। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से तो वैश्वीकरण संभव हो पाया है, क्योंकि कंपनियां घूमने लगी हैं अगल बगल सब जगह, सब देशों में, तो ये कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई, क्योंकि एक से अधिक देशों में जाकर अपना व्यापार करने लगी हैं। आई होप आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी समझ में आ गई होगी। पॉइंट नंबर 3 है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कह रहा है पॉइंट नंबर 3 कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कौन से कारक है। अब सिंपल सी बात है, आखिर बोल रहा है कि वैश्वीकरण जो इतनी तेजी से दुनिया में अब आगे बढ़ रहा है, ये नाम तेजी से इतना आगे बढ़ रहा है, इसको बनाने के लिए क्या कारण, किस कारण से ये संभव हुआ है? तो दो बेसिकली कारण है। प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी। सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी ना होती, ये नेट ना होता, ये कंप्यूटर्स ना होते, ये जो भी कहने का मतलब है यंत्र जो है ये इसमें यूज़ किए जाते हैं, कॉल सेंटर्स नहीं होते, ये मतलब कि ये वायुयान नहीं होते, तो क्या ये संभव था? कभी संभव नहीं था, कभी संभव नहीं था। आज आपको चाइना का सामान आपके देश में मिल जाता है, आज आपको इंग्लैंड का सामान आपके देश में मिल जाता है। कारण क्या है? टेक्नोलॉजी का कारण है। टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, और वैश्वीकरण का जो सपना संभव हुआ है वो टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। अगर आज इंटरनेट ना होता तो शायद वैश्वीकरण का आप सपना नहीं देख पाते। आपको सारी उम्मीद पता लगी होगी। अगर आप मान लीजिए अगर विदेशी किसी सामान को आपने खरीदा, मैं हूं तो मैं कुछ ऐसे ऐप पे क्रिकेट खेलता हूं जो कि विदेशी ऐप है, इंग्लैंड से चलती हैं, तो मैं खेलता यहां पे हूं। जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं चैट करता हूं, और चैट करता हूं तो वो इंग्लैंड वाले के पास जाता है। इंग्लैंड में एक ऐप खुलता है, वहां पे जाने के बाद वो इंग्लैंड वाला मुझे मैसेज भेजता है कि सर क्या प्रॉब्लम है। मैं उनको चैट करके बताता हूं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो इंग्लैंड से मेरी समस्या दूर हो जाती है। इंग्लैंड में बैठा जो कॉल सेंटर में जो व्यक्ति है वो मेरी समस्या को दूर करता है। देखिए वो इंग्लैंड में बैठा है, वो ऐप इंग्लैंड का है, रेगुलेट इंग्लैंड से हो रहा है, लेकिन खेल में भारत में रहा हूं, क्योंकि वैश्वीकरण आ चुका है। क्यों संभव हुआ ये? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी मतलब ये नेट का जमाना। उसके बाद अब देखिए होता क्या है कि पहले जो था कि सामान जो होते थे, क्योंकि विदेशी कंपनियां अधिक मात्रा में उत्पादन विदेशों में करती है, ठीक है, अब होने लगा है कि विदेशी कंपनियां अब भारत में भी आके अपना निवेश करने लगी है, क्योंकि वस्तु को बना के लाने में उसको ज्यादा समस्या होती थी। तो अब क्या करने लगी, वो जो उत्पादन का जो सेंटर यानी जो फैक्ट्रियां हैं वो भारत में ही लगाने लगी और यहीं अपना उत्पादन करके यहीं बेचती हैं अपना। अब ऐसा होने लगा है। लेकिन तभी भी अभी भी बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत सामान ऐसी हैं जो कंपनियां बाहर से ही बना के लाती हैं। तो इनके लाने के लिए कंटेनर सब जो देखते हैं आप, कंटेनर की सुविधा हो गई है। तो कंटेनर सब में क्या होता है, कंटेनर सब में बहुत सस्ते कीमत पे एक देश का सामान दूसरे देश में आ जाता है। इससे क्या होता है, वस्तु की लागत कम पड़ती है, और जब वस्तु की लागत कम पड़ती है तो देश की कंपनियों को फायदा होता है, देश कंपनियां बेचना पसंद करती है। सिंपल सी बात है, आप सोचिए इतनी सारी कंपनियां हैं और इतनी सारी कंपनियां हैं, हर कंपनी क्या कोशिश करेगी कि मेरे वस्तु का दाम जो है, मूल्य जो है वो दूसरे देश की कंपनियों से कम होना चाहिए और गुण भी उससे अच्छा होना चाहिए, तभी तो आपका सामान बिकेगा। एक तरह के 3 मोबाइल हैं, और एक 8,000 का, एक 10,000 का, एक 12,000 का, तीनों के गुण समान है, तीनों की सब चीज सेम है, तो आप 8,000 वाला लेना पसंद करोगे। तो जिसका दाम 10,000 है, 12,000 तो बिकेगा नहीं। तो हर देशी कंपनी सोचती है कि मैं अधिक से अधिक मात्रा में वस्तु के दाम को कम रखूं या कम हो। तो उसके लिए आपको, अगर कोई देशी कंपनी अगर वस्तु का दाम कम रखना चाहती है तो उसके लिए उसका लागत भी कम होना चाहिए। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है कि जिसके कारण वस्तु का लागत कम पड़ रहा है। ठीक है, तो लागत कम पड़ रहा है, तो इसके लिए अब कंपनियां सब तैयार हो गई हैं। तो और वैश्वीकरण को जो बढ़ावा मिल रहा है वो इन्हीं कारण से मिल रहा है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि वैश्वीकरण को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी का कितना बड़ा हाथ है, यानी टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है। दूसरी बात जो है विदेशी निवेश एवं का उदारीकरण। विदेशी निवेश का उदारीकरण, देखो उदारीकरण का मतलब तो आप पहले समझ गए होंगे। उदारीकरण मतलब हार्ड से सॉफ्ट बनना। विदेशी निवेश, अब विदेशी निवेश को समझ ले क्या होता है। जब कोई विदेश की उत्पादकता यानी कोई विदेशी कंपनियां जब किसी दूसरे देश में आके अपना फैक्ट्री लगाती है या फिर अपने पैसों को यहां पे इन्वेस्ट करती है, अपने पैसों को यहां पे लगाती है, तो उसे कहते हैं विदेशी निवेश। यानी कि बाहर की कंपनियां जब आके आपके देश में, आप अपने देश में जब कुछ लगाती है, उत्पादक का काम करती है, उत्पादन का काम करती है और पैसे वो यहाँ पे आके लगाती है, उसे कहते हैं विदेशी निवेश, क्योंकि विदेश के द्वारा निवेश किया गया है। आई होप आपको निवेश का मतलब समझ में आ रहा होगा। निवेश का मतलब होता है जब आप कहीं रुपया लगाते हैं और उस रुपये से आपको आमदनी हो, उस रुपये से कुछ ना कुछ फिर आपको रिटर्निंग मिले, तो वो निवेश कहलाता है। याद रखना हमेशा निवेश की परिभाषा, मतलब आपने कहीं पैसा लगा दिया, उससे फिर पैसा आने वाला नहीं है ना अभी ना फ्यूचर में, तो वो निवेश नहीं कहलाएगा। निवेश का मतलब है कि आपने कहीं पैसा लगाया, उससे फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होगी, तो वो निवेश कहलाता है। तो विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, पैसा लाती हैं और भारत में लगा देती हैं। लगाती मतलब कैसे कि फैक्ट्री लगा दी आपको, वहां उत्पादन कर रही है, तो ये हमारे देश में आके लगाई है और दूसरी देशी कंपनियों ने लगाया है, इसलिए इसे विदेशी निवेश कहते हैं। तो विदेशी निवेश के कारण भी वैश्वीकरण संभव हो पाया है। क्यों? तो टेक्नोलॉजी की वजह से तो काम आसान हुआ ही है। अब विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके उत्पादन लगाने लगी है, निवेश करने लगी है, तो वैश्वीकरण तो बढ़ेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ गई है, उत्पादन कर रही है, भारी मात्रा में सामान बेचेगी और हमारी देशी कंपनियां भी दूसरे देश में जाकर निवेश करने लगी हैं, तो ये भी विदेशी निवेश कहलाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि वैश्वीकरण को संभव करने के लिए दो, यानी टेक्नोलॉजी और ये जो निवेश है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी बहुत काम आने वाला है और आता है। तो इन दोनों के कारण विदेशी जो कहने का मतलब है जो वैश्वीकरण है वो कुछ हद तक संभव हुआ है और आगे बढ़ रहा है। आगे बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन, ये सबसे बड़ी बात है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके बुक का पार्ट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए अब क्या बात है, सारी देशी कंपनियों को आपने आजाद कर दिया। आप बोलोगे हाँ, अब आजाद कर दिया तो भाई इन देशी कंपनियों के वजह से किसी देश पे प्रभाव तो गलत नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई तो होगा इन देशी कंपनियों को रेगुलेट करने वाले, तो कंपनी तो अपने मन की मानी करने लगेंगे। ठीक है, आपने आजाद कर दिया, वैश्वीकरण में कहा कि आपने कि चलिए आप सारी कंपनियां आजाद है, किसी भी देश में जाके अपना व्यापार आप कर सकती हैं और कोई भी देशी कंपनियां किसी देश में जाके अपना व्यापार खोल सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होगा। हो सकता है कि विदेशी कोई कंपनी आए आपको बारूद बेच के चल जाए, विदेशी कोई कंपनी आए बंदूक बेचना चालू कर दे, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि विदेश बंदूक या बारूद बनाने वाली भी तो कोई कंपनी होगी नहीं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए या फिर विदेशी कंपनियां ऐसा सामान उत्पादन करने लगे जिससे पूरा वातावरण गंदा होने लगे, वायुमंडल पे खतरा मंडराने लगे, पॉल्यूशन होने लगे, उसका मतलब पर्यावरण को संकट हो, तो इन सब को ध्यान में रखने के लिए एक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम ही है विश्व बाजार नहीं, यहां व्यापार होगा, सॉरी, विश्व बाजार लिखा गया था, आप ठीक कर लीजिएगा इसको। विश्व व्यापार संगठन, यानी विश्व मतलब पूरा दुनिया, व्यापार करने पे आया, तो पूरे विश्व के व्यापार को रेगुलेट करने के लिए एक संगठन बनाया गया कि इस संगठन बताती है कि जो विदेशी कंपनियां वो किस तरह से व्यापार करेंगी, कैसे करेंगी और किन नियमों का उनको मानना होगा, बिना नियम के अनुसार आप नहीं चल सकते। तो इनके लिए जो संगठन नियम तैयार करता है उसे कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जेनेवा में है भी, और भारत भी इसका सदस्य। जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत के मतलब उसमें उस समय ही भारत इसका सदस्य था। तो पूरे विश्व में जो व्यापार हो रहा है ना, ये इन्हीं का रेगुलेट किया गया है। इतना ही नहीं, अगर इन कंपनियों अगर कोई कंपनी गड़बड़ी सरबड़ी करती है तो इनको सजा देने का भी अधिकार इनका होता है, लाइसेंस रद्द करने का भी अधिकार इनका होता है। कोई नई कंपनी अगर व्यापार करना चाहती है दूसरे देश में जाके, तो इनसे ही परमिशन लेनी पड़ती है। आप कौन सी वस्तु बेचना चाहते हैं किसी देश में जाके, ये भी इनको बताना होगा। मैंने बताया ना कि कोई भी कंपनी का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी सामान जाकर किसी देश में जाकर बेच सकते हो सकता है उस सामान से किसी को हानि हो जाए, या जिस सामान को आप बना रहे हो उससे वातावरण बहुत गंदा हो, कहां पे आप फैक्ट्री लगाओगे, कहां नहीं लगाओगे, कैसे सामान बेचोगे, किस नियमों को मानना होगा, कैसा टैक्स लगेगा, कैसा नहीं लगेगा। यानी विदेशी व्यापार के लिए इस वैश्वीकरण में जो विदेशी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनके लिए नियम कानून बनाने का काम विश्व व्यापार संगठन करता है। ये ठीक है, तो यानी इनको देखरेख करने का ये काम करता है। तो आई होप आपको विश्व व्यापार संगठन समझ में आ गया होगा। आपके 10th में एक छोटा सा पार्ट है, तो मैंने इतना समझा दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण क्यों। अब देखिए, इस बात को चर्चा करने के बाद मैं वीडियो खत्म कर दूंगा, और इंपॉर्टेंट चर्चा है। अब देखिए वैश्वीकरण क्यों, सबसे बड़ी बात है क्यों नहीं। आप ऐसे समझें कि वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़े, ये प्रभाव आप जानना जरूरी है कि वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़े। अगर आपको प्रभाव समझना है तो समझिए मैं कैसे समझाता हूं। आई होप आपको ये जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, वो ये है, और मैं आई होप आपको ये बात समझा देता हूं। आप देखिएगा, एक गांव है, मैं छोटी सी कहानी बता रहा हूं।
आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। एक गांव है जिसका नाम है परसा। मैं अपने गांव का नाम ले लेता हूं, मेरा गांव परसा है। आपका जो भी गांव हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा गांव परसा है। तो जिस गांव में मैं रहता हूं मेरा मन करता है कि उस गांव को भी थोड़ा प्रमोट किया जाए। परसा गांव है। देखिए, जिस समय सन 1991 से पहले वैश्वीकरण नहीं था तो ठीक है, तो वैश्वीकरण नहीं था तो एक दुकान थी मान लीजिए। तो वैश्वीकरण नहीं था तो भारत में जो सामान बनता था, चाहे वो चप्पल बने, चाहे टीवी बने, चाहे जब हम चप्पल की दुकान में जाते तो हमको एक ही चप्पल मिलता था, वही चप्पल को लेना पड़ता था, बाटा। उसके बाद दुकान 4 चक्का में जाते थे तो एक गाड़ी होती थी अम्बासेडर, उसको खरीदो। मोटरसाइकिल बाइक में जाते थे तो एक गाड़ी होती थी राजदूत, खरीदो उसको। मूड खराब हो जाता था। लेकिन अभी जाओ मार्केट में तो मूड मजा आ रहा है, नए नए स्पोर्ट्स बाइक, ये बाइक वो बाइक, मन करता है ये ले वो ले, ऑप्शन आ गए हमारे पास, ऑप्शन आ गए हैं। हमें लगने लगा कि हम पैसा आप सही जगह फेंक रहे हैं। लेकिन पहले जबरदस्ती, अरे जाओ ना मेट्रोला का सामान मिलेगा, मोबाइल मोटोरोला, अरे मोटोरोला मिलेगा ले आओ ना। यानी तरह तरह की जो कंपनियां थी वो आने, मतलब कि भारत में जो कंपनियां थी वही सामान बिकता था उनका, और जबरदस्ती हमको सामान लेना पड़ता था। तो एक एग्जाम्पल, तो एक बार क्या हुआ, मैं गया इस दुकान में, और दुकान एक ही दुकान थी, जान लीजिएगा, एक ही दुकान थी मेरे गांव में, ये दुकान है, एक ही दुकान थी। मैं इसके पास गया, मैंने कहा भाई साहब एक कोल्ड ड्रिंक दे दो मुझे। इसके अगल बगल में कोई दुकान नहीं थी, और मैंने कहा कि भाई साहब मुझे एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। इस दुकानदार ने कहा ठीक है आपको मैं कोल्ड ड्रिंक दो। उसने कोल्ड ड्रिंक मुझे निकाल के दी, उस पर लिखा हुआ था 95 रुपया प्राइस। मैंने बोला कितना दे, उसने बोला कि 110 रुपया दो। मैंने कहा 15 रुपये क्यों? तो उसने मुझसे कहा कि लेना है लो और नहीं लेना है तो जाओ। ऐसा उसने क्यों कहा पता है मुझे? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय उस गांव में एक ही दुकान थी, अगल बगल में कोई दुकान ही नहीं थी, ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है भाई चल कोई बात नहीं, 110 रुपया रख ले। उसने रख लिया, ध्यान दीजिएगा, रख लिया। क्यों? क्योंकि मैं बात क्लियर कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि जब वैश्वीकरण नहीं आया तो भारत में केवल भारत का ही सामान बिकता था, तो हमें जबरदस्ती वो सामान लेना पड़ता था, और ये दुकानदार हमसे जबरदस्ती करते कि लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। हमारे मन संतुष्टि नहीं होती थी। फिर मैं थोड़ी देर आया, उस कोल्ड ड्रिंक को लिया 110 रुपया में, और कुछ देर आया तो वहां देखा मैं तो एक्सपायर कर चुका है कोल्ड ड्रिंक। मैं फिर इसके पास गया, मैंने कहा भाई एक तूने 95 का 110 लिया और ये तो कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर्ड है। फिर वो मुझे क्या बोलता है, रख कोल्ड ड्रिंक रख, लेना है ले, नहीं तो ले मत ले। ठंडी में कोल्ड ड्रिंक 10 दिन ज्यादा एक्स्ट्रा काम करती है, लेना है तो ले। मेरी मजबूरी थी, मुझे लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि घर पे गेस्ट आ रहे थे तो बोले मैं कोल्ड ड्रिंक ही पीऊंगा, तो मैं लेना मेरी मजबूरी थी। देखिए लेना मेरी मजबूरी थी। 195 का सामान मुझे 110 में मिला, ऊपर से सामान खराब था तभी मुझे लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगल बगल में कोई दुकान नहीं थी, अगल बगल में कोई इसके अलावा कोई इसके सब्स्टिट्यूट इसकी कोई वस्तु नहीं थी जो मैं लेता। ये बिल्कुल उस समय की कहानी है जब वैश्वीकरण नहीं आया था। लेकिन अब क्या हुआ, एक दिन और क्या बात हुई, फिर समय कुछ बीता। अब मैं 1991 से बात आगे आता हूं। समय बीता, मेरे गांव में 3-4 दुकानें खुल गई, 3-4 दुकान खुल गई। अब मैं इस दुकानदार के पास मैं गया और मैंने कहा भाई साहब कोल्ड ड्रिंक दो, तो वही कोल्ड ड्रिंक उसने मुझे 90 रुपए में दी। मैंने कहा ऐसा क्यों, कुछ दिन पहले तो तुमने 110 में दी थी। बोला कोई बात नहीं 110 नहीं, अब लो ना 90 में दूंगा। मैंने कहा ऐसा कैसा हो गया, अब तो दाम और बढ़ना चाहिए। उसने नहीं भाई साहब आप प्रेम से बात कर, भाई साहब ले जाइए ना, आपकी कोल्ड ड्रिंक है। मैंने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि भाई साहब ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी लागत ही 90 रुपए पड़ती है, तो मैं आपसे ज्यादा क्यों लूं। लेकिन सही बात नहीं बता रहा था। सही बात क्या थी आप जानिए। सही बात यह थी कि अब इसके बगल में दुकानें खुल गई, और बगल में दुकानें खुल गई तो बगल में दुकान खुलने की वजह से अब इसे ये डर था कि अगर मैं 90 से ज्यादा में सामान बेचूंगा तो ये दुकानदार इसके पास चला जाएगा, और या ये अब इसको भी डर है कि अगर मैं ज्यादा दाम में सामान बेचूंगा तो इसके पास चला जाएगा। तो हर दुकानदार अब उतना ही रुपया लेगा, सामान लेगा जितना उसका दाम बनना चाहिए। नहीं तो हम जो है इस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में, यानी इस दुकान को छोड़ के उस दुकान में चले जाएंगे और उस दुकान वाले का सामान नहीं बिकेगा। एक बात। दूसरी बात, जो वस्तु में थोड़ी सी भी खराब लगती है वो दुकानदार आपको देगा ही नहीं। उसको पता है कि अगर मैंने खराब सामान एक बार दे दिया आदमी को, तो उसको अगर पता लग गया मैंने खराब सामान दिया है, तो वो क्या करेगा, कहने का मतलब है वो जान लेगा कि अब वो ग्राहक मेरे दुकान पे नहीं आएगा। तो वो क्या करेगा, आपको हमेशा अच्छी सामान दे, क्योंकि अगल बगल में अब दुकानें खुल गई है, कंपटीशन हो गया है। अब देखिए मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, ये बात बता रहा हूं वैश्वीकरण की वजह से। क्योंकि जब वैश्वीकरण नहीं आया था तो भारत में केवल एक ही ब्रांड बिकता था, जबरदस्ती आप खुलना पड़ता था। लेकिन जब वैश्वीकरण आ गया तो हर चीज के अलग अलग दुकान आ गए। कोई अमेरिका की कंपनी आ गई, कोई इंग्लैंड की कंपनी आ गई, कोई जापान की, सब कंपनियां भर गई। अब हम बीच में अकेले हैं,
हम बीच में अकेले, हमको ऑप्शन है, जिसके मन में जाके ले सकते हैं, जो लेना हो वो ले सकते हैं। अब इस कंपनियों का दबदबा भी थोड़ा कम हुआ, अभी हमसे अच्छे से बात करने लगी, जितना दाम होना चाहिए उतना दाम लेने लगी, ऊपर से खराब वस्तु हमें नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैंने एक बार गलत दाम ले लिया तो बगल जो और दुकानें सभी ये भी वही सामान बेच रही हैं, ये उनके पास चले जाएंगे। तो वैश्वीकरण से लाभ हुआ कि नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ। तो वैश्वीकरण से मुख्य लाभ तो ये हुआ। तो अब मैं कुछ लाभों को काउंट करवा रहा हूं आपको, और आपको पता लग जाएगा कि वैश्वीकरण से भारत पे क्या प्रभाव पड़े। आप भारत पे कहें या बिहार पे कहें या यूपी पे कहें या आम आदमी पे कहें, सब प्रभाव बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो वैश्वीकरण से मैं प्रभाव को काउंट करवा रहा हूं, आप गिनते चलें और लिखते चलें। अगर लिखने का मन है आप लिखते चलें। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ कि इंसानों को चुनने का अधिकार मिला। वैश्वीकरण से क्या हुआ? वस्तु के मूल्य में कमी आई। वैश्वीकरण से, ये सकारात्मक प्रभाव की बात कर रहा हूं, ये मैं फायदा क्या हुआ। उसके बाद वैश्वीकरण से क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, वैश्वीकरण से क्या हुआ? देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी। वैश्वीकरण से क्या हुआ? इंसानों को रोजगार मिलने लगा। रोजगार कैसा? विदेशी कंपनियां अपने देश में आके निवेश करने लगी, और निवेश करने की वजह से कंपनी, फैक्ट्रियां सब खुली, दुकान खुले, और दुकान खुली तो हमारे आदमी को उसमें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा थोड़ी कि कंपनियां बाहर से आई तो लेबर भी बाहर का लेके आएगा, वो नहीं, वो निवेश करेगा, लेकिन लेबर तो हम यही कहोगे। तो लोगों को रोजगार मिला। 3 बातें हो गई। चौथी बात पे चलिए। तो चौथी बात मैंने बताया आपको, देश का जो अर्थव्यवस्था वो भी विकास करने लगी। विकास करने मतलब अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए तो उन्हें वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी और विकास करने लगी। उसके बाद जो है लोगों को चुनने का अधिकार, लोगों को वस्तु का मूल्य लोगों को कम मिला, अर्थव्यवस्था बढ़ी, और उसके बाद कहने का मतलब है कि लोगों को रोजगार मिला। इस तरह की जो अवधारणाएं हैं वो वैश्वीकरण से निकल के सामने आने लगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब हमेशा दो देशों के बीच में युद्ध रहता था, जब हम एक हुए तो हमें ऐसा लगा कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चाइना की कंपनी हमारे पास है, अब अमेरिका की कंपनी हमारे पास है, हम उसके पास हैं, तो हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ऐसा करने से होगा क्या कि हम लोग एक दोस्त बन जाएंगे। दोस्त बन जाएंगे क्या? बन गए हैं, और कभी भविष्य में लड़ने की नहीं सोचेंगे। तो ये सब जो फायदे हैं वो वैश्वीकरण से सामने निकल के आ रही हैं। ये सब जो कहने का मतलब है जो भी लाभ हैं वो हमें मिल रही हैं। कुछ ऐसे भी लाभ हैं जैसे कि हमारा देश जो है वो विकासशील देश है, और जो विकसित देश है वो हमसे ज्यादा सामान बनाने में तेज है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी को जो हम नहीं बना सकते वो विदेशों से हम खरीद लेते हैं, क्योंकि अब तो हम दोस्त हो गए हैं, उसी कंपनियों का सामान हम खरीद सकते हैं। अभी देखिए हमारे देश की सरकार जो है बड़े से बड़े विमान, लड़ाकू विमान या बड़े से बड़े हथियार दूसरे देश से ले आती है, या बड़े से बड़ी मशीनें जो आज हॉस्पिटल्स में लगी हुई है हमारे देश नहीं बना पाती। तो आज वैश्वीकरण संभव हो पाया, तभी तो आप टेक्नोलॉजी वाली सारी मशीनें आप उठा के ले आते हो। अगर वैश्वीकरण नहीं होता था क्या आप ऐसी टेक्नोलॉजी वाली मशीनें आगे लाते? और नहीं लाते तो क्या आपका देश विकास करता? नहीं। तो आप जो टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का भी विकास धीरे धीरे होने लगा है, आप उस सामानों को अपने देश में खरीद के लाने लगे हैं। ये सब वैश्वीकरण की देन है। ठीक है, तो जो भी टेक्नोलॉजी वाले सामान देखते हैं, यानी जो भी महंगी सामान देखते हैं, यानी जो भी अच्छी मशीनें हैं, वो हम विकसित देशों से लाते हैं अपने देशों में। तो वैश्वीकरण से ये और भी लाभ आपको मिल रहा है। अब तो कुछ लाभ आपने देख लिए, जो मैंने पॉइंट लिखा है लाभ अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे इंसान है, आपको समझ में आ गई होगी, तो बुक का भी पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा काम है समझाना। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा वैश्वीकरण से? देखिए नकारात्मक प्रभाव भी बहुत पड़ा। कहते हैं जहां सुख है वहां दुख भी होगा, और जहां अच्छा है वहां बुरा भी होगा। कहते हैं कि 2 पहलू हमेशा जीवन में होते हैं, अगर जीवन है तो मृत्यु भी होगा। तो जब आज सुबह है तो शाम भी होगी, दिन है तो रात भी होगी, यानी हर चीज के 2 पहलू हैं। तो इसका मतलब है कि वैश्वीकरण के फायदे जब इतने हैं तो नुकसान भी कुछ ना कुछ तो होगा। अब नुकसान क्या है, नुकसान की बात कीजिए। देखिए हमारा भारत जो है पहले लघु उद्योग के लिए जाना जाता था, कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है। ये लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग मीन्स कि जब किसी भी वस्तु का निर्माण आदमी हाथों से करता है, अपने परिवार के व्यक्ति मिलकर करते हैं हाथों से, मशीन की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। अच्छा बताइए, वैश्वीकरण जब आया तो औद्योगिकरण ने जन्म लिया, यानी मशीनों से वस्तु बनने लगी। क्योंकि अब तो आपको विदेशी कंपनियों से तुलना करनी है, विदेशी कंपनियों से कंपटीशन करना है, तो क्या हाथ से बना हुआ काम वहां पे काम आएगा? नहीं। हाथ से भर दिन में आप कितना बनाओगे? 1-2 तो हम मशीनों से सामान बनाने लगे, और जब मशीनों से हम सामान बनाने लगे, औद्योगिकरण ने जन्म लिया, हम इतनी बार के मार्केट में टक्कर देने लगे, तो हाथ से बनने वाले सामान थे उनका प्रथा खत्म हो गया। जो कुटीर उद्योग वाले थे, लघु उद्योग वाले थे, उनका सामान बिकना बंद हो गया। और पूर्ण रूप से कुटीर उद्योग और लघु उद्योग पर जो आश्रित थे गरीब परिवार, एक परिवार जो आश्रित हुआ करता था, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। क्योंकि हाथ से बना हुआ सामान हमेशा महंगा होता है, और मशीन से बना हुआ सामान हमेशा सस्ता होता है। तो वही सामान अब आदमी मशीन से बना के बेच रही कंपनियां, तो वो सस्ते में बिक रही है, हाथ से बना हुआ सामान नहीं बिक रहा। तो सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? हमारे देश को धक्का लगा इस बात का। दूसरी, कृषि का स्तर धीरे धीरे घटते जा रहा है, क्योंकि कंपनियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि जो लोग हैं वो अब कृषक, मजदूर, किसान
किसान खेती को छोड़ छोड़ के अब वो मजदूर बनने की कोशिश कर रहे हैं फैक्ट्रियों में जाके, ऑफिस में जाके, जिसके कारण खेती करने के लिए परिवार बचा नहीं है। हमारे गांव की स्थिति क्या है कि हमारे गांव से प्रत्येक जो मेंबर थे, जो जेंट्स मेंबर है, वो बाहर चले गए कमाने के लिए, और गांव में खेती केवल लेडीज जितना आता है महिलाओं को उतना करती है, उसके बाद नहीं कर पाती। यानी जितनी भारी मात्रा में पहले खेती होती थी उतनी भारी मात्रा में खेती हो नहीं रही है। एक नकारात्मक प्रभाव ये भी पड़ा है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा है कि हमने ये देखा वहां पर रोजगार जैसे बढ़ा है तो रोजगार घटा भी है, खत्म भी हुआ है। कृषि का क्षेत्र खत्म हो गया तो किसान की संख्या खत्म हो गई। उसके बाद कहने का मतलब है कि उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग खत्म हो गया तो वहां भी बेरोजगारी बढ़ी है। क्योंकि कुटीर, जब ये उद्योग होता था, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, तो उसमें पूरे परिवार के व्यक्ति मिलकर काम करते थे, उस सामान को बेच के परिवार का गुजर बसर चलता था। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। उसके बाद प्रदूषण भारी मात्रा में होने लगा है। पॉल्यूशन भारी मात्रा में होने का मतलब क्या है? पॉल्यूशन मतलब कि अब जो सारी कंपनियां हैं वो फैक्ट्रियों से, केमिकल से या फिर फैक्ट्रियों में निकलने वाले धुएं जो है सामान बनाते हैं, यानी जब सामान बनता है तो प्रदूषण तो भारी मात्रा में होता ही है। तो जब सब कंपनियां होड़ में लग गई है प्रदूषण के, जब पैसा कमाने के चक्कर में जाओगे तो फिर तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा, पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सब कंपनियां अब लग गई है होड़ में कि हम इससे आगे तो हम इससे आगे, हमारा दाम इससे कम तो हमारा दाम, क्योंकि अब होड़ हो गई है ना, सब एक दूसरे के देश में घुसने लगा है। तो एक नुकसान तो ये हो गया, और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इस वैश्वीकरण में जो दूसरे देश का वर्चस्व है, अमेरिका का जो मेन वर्चस्व है, वो हमारे देश पे चढ़ने लगा है। हम अंग्रेजी भाषा बोलने लगे हैं, हम अंग्रेजी पहरावा पहनने लगे हैं, हम अंग्रेजी खाना खाने लगे हैं, यहाँ तक कि हम अंग्रेजियों की तरह देखना शुरू कर दिए। हमारे देश की जो संस्कृति है वो खत्म होती जा रही है, हमारे देश की जो सभ्यता है वो बर्बाद होती जा रही है। ये इसीलिए क्योंकि वैश्वीकरण ने हमारी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण हावी हो गई है। यानी कहने का मतलब है हम दूसरे देश की संस्कृति को हम अपनाने लगे हैं। हमारा जो देश का जो उत्पादन है वो दूसरे देश में जाके असफल हो रहा है, यानी उसकी लागत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए दूसरे देश में वो चल नहीं रही है, हमारे देश में नहीं चल रही। हमारे देश में पूरा विदेशी कंपनियों का दबदबा हो चुका है, मतलब कहने का मतलब वर्चस्व हो चुका है। जब वर्चस्व हो गया तो उनकी सारी चीजें हम अपनाने लगे हैं, खाना पीना, बोलना, पहनना, उठना, और अपनी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण की वजह से। तो कुछ अच्छे हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। मैं तो हमेशा कहूंगा कि संस्कृति को बचाए रखें, जिंदा रखें। कुछ भी हो, पैसा अलग बात है, संस्कृति अलग बात है, तुम कुछ भी महल दुनियादारी कुछ भी है, लेकिन माँ का संस्कार, माँ का प्यार एक अलग बात है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इतना समझने के बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन इजीली वे में बन जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप क्वेश्चन बना के देखें, अगर ना बने तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं अगला वीडियो आपके लिए तैयार होऊंगा लेके। कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं रह रहा है, लेकिन तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को कंटिन्यू करूँ, इसलिए मैं पूरा फ्रैंक होकर नहीं बोल पा रहा हूँ। अभी भी मेरे पास फीवर्स हैं, जिसके कारण मैं पूरी क्लास को नहीं ले पा रहा। तो आई होप मैं अगली क्लास में आपको फिर आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।